स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रहस्य से भरी एक रोमांचक कहानी, जिसमें आपको डर के साथ एक सफर, फैंटेसी, हॉरर और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। कहानी में आपको एक दोस्ती का एहसास भी होगा कि दोस्त एक दूसरे की सहायता कैसे करके अपनी दोस्ती हमेशा बनाए रखते हैं। साथ में आपको भी इस कहानी को सुनने के बाद इच्छा होने वाली है कि आप भी कहीं अपने दोस्त के साथ घूमने जाएं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। आप अपने ईयरफोन, हेडफोन पहन लीजिए इस रोमांच से भरे सफर के लिए। मेरा मोबाइल काफी देर से घनघना रहा था। मैंने तपाक से फोन उठाया और जवाब दिया, हेलो। हद है देव भाई, तुम ऐसा ही करते हो हमेशा। एक तो वीकेंड का प्लान भी बनाओ और बिना बताए खुद कैंसिल भी कर दो। यदि प्लान कैंसिल है तो बता ही दो कम से कम। मैं कब से फोन कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रहे? गुस्से में एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह फोन पर दूसरी तरफ से विकास की आवाज आई। अरे यार, किसने कहा कि प्लान कैंसिल हो गया? मैंने तपाक से प्रत्युत्तर में कहा। जब फोन नहीं उठा रहे तो इसको मैं क्या समझूं? विकास ने फिर ताने मारते हुए कहा, भाई, जब तुमने फोन किया था तब मैं बाइक चला रहा था। फिर घर आते ही मैं वॉशरूम चला गया था। मैंने उसको शांत करवाने की कोशिश की। ओ, चलो ठीक है। तो फिर क्या प्लान है? कल का चलना है ना? विकास ने उत्सुकता से मुझसे पूछा। बिल्कुल भाई, मैंने हामी भरी। मैंने तो सब तैयारी कर ली है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। विकास ने इस बार खुश होकर कहा। तो फिर बताओ, कल कब और कहां मिलोगे? मैंने विकास से कल के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए पूछा। देखो, मैं आज रात 11:30 बजे गुरुग्राम से बस से निकलूंगा, जो मुझे देहरादून ISBT सुबह 5:30 बजे पहुंचा देगी। फिर मैं वहां से रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तुम वहां कितने बजे तक आ जाओगे? मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। तब तक तुम मसूरी जाने के लिए टिकट ले लेना, मैंने जवाब दिया। ठीक है, हमेशा की तरह देर मत करना, समय से आ जाना, नहीं तो मैं वहां बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, विकास ने कहा। मैंने उसको फोन पर ही दिलासा दिया और उम्मीद बनाए रखने को कहा। मैं देहरादून में शास्त्री नगर अपने घर आया हुआ था। विकास गुरुग्राम में पिछले 4 साल से किसी कंपनी में नौकरी करता था। हम दोनों ने शुक्रवार और शनिवार 2 दिनों की ट्रेकिंग पर जाने की योजना बनाई थी। ट्रेकिंग के लिए 3 तरह की तैयारियां करनी पड़ती है, जिन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तैयारियां कह सकते हैं। किसी भी यात्रा के लिए मेरा जोर मानसिक तैयारी पर ज्यादा रहता है। उसमें उस इलाके की अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना शामिल होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वहां का मौसम, भौगोलिक परिस्थिति और उस जगह का इतिहास। आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, मुश्किल हालातों में यह उतनी ही काम आएगी। मानसिक पटल पर वैकल्पिक मार्ग भी तैयार होना चाहिए। बहरहाल, इसके लिए सबसे पहले हमें शुक्रवार की सुबह देहरादून में इकट्ठे होकर वहां से मसूरी निकलना था। देहरादून से मसूरी लगभग 35 किलोमीटर की दूरी और 6071 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पहाड़ों की रानी से विख्यात है। मसूरी हम लोग बस से ही जाने वाले थे, जो देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिलती थी। हम दोनों इस शुक्रवार को परी टिब्बा, जिसे चुड़ैलों की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता था, वहां जाने का प्रोग्राम बनाया था, जो कि मसूरी से 12 किलोमीटर की पैदल ट्रेकिंग थी। फिर उसी दिन शाम ढलने से पहले तक ट्रैकिंग खत्म करने के बाद परिटिब्बा से वापस मसूरी तक आना था। वहां से अगले दिन 7 किलोमीटर दूर जॉर्ज एवरेस्ट भी जाना था और उसके बाद में रात वहीं जॉर्ज एवरेस्ट में स्थित रिवर स्टोन कॉटेज में ही रुकना था। अगले दिन शनिवार को दोपहर तक जॉर्ज एवरेस्ट में वहां की वादियों का आनंद लेना था और फिर शाम को कंपनी गार्डन घूमकर जॉर्ज एवरेस्ट के पास रिवर स्टोन कॉटेज में ही विश्राम करना था। फिर अगली सुबह रविवार को देहरादून के लिए वापस आना था। वहां से शाम से पहले विकास को गुरुग्राम के लिए निकलना था और मुझे दोपहर की ट्रेन से लखनऊ। हेलो, किधर हो भाई? अभी घर से निकले नहीं क्या? सुबह 5:30 बजे विकास मुझे फोन पर कहता है। अरे, बस निकल ही रहा हूं, मैं 6:15 तक आ जाऊंगा। ऐसा करो, तब तक तुम मसूरी जाने के लिए 2 टिकट ले लो। मैं विकास को यह कहकर तैयार होने लगा, क्योंकि मैं उसके कॉल आने पर ही उठा था। रेलवे स्टेशन मेरे घर से मात्र 4 किलोमीटर की अल्प दूरी पर ही थी।
मुझे वहां पहुंचने में केवल 15 से 20 मिनट ही लगते। आधे घंटे में ही मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया और पिट्टू बैग उठाकर चलने ही वाला था कि मेरा फोन एक बार फिर से घनघनाया। अरे, किधर पहुंचे? मैं टिकट लेने वाली पंक्ति में खड़ा हूं और मेरी बारी आ गई है। यदि तुम्हें और वक्त लगेगा तो बोलो, मैं थोड़ी देर बाद टिकट लूंगा। विकास ने काफी तेज स्वर में बोला, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होने की वजह से शोरगुल में उसकी आवाज दब सी रही थी। अरे भाई, मैं पहुंच गया हूं, बस अभी अभी विक्रम से उतर ही रहा हूं। ऐसा करो, 2 टिकट ले लो, मैंने विकास को कहा। अभी फोन रखें। कुछ पल ही हुए थे कि फिर से विकास का फोन आ गया। अरे, मसूरी में किधर जाना है? ये टिकट काटने वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मसूरी में 2 स्टॉप्स हैं और केवल उन्हीं 2 जगह बस रुकती है। पहला लाइब्रेरी और दूसरा पिक्चर पैलेस बोल रहे हैं। विकास ने मायूस होकर पूछा था। लाइब्रेरी तक ले लो, हमें उधर से ही निकलना है। पिक्चर पैलेस तो दूसरे छोर पर है, वहां से बहुत दूर पड़ेगा। यह कहकर मैंने फोन को काट दिया और विकास की तरफ बढ़ चला। देहरादून उसके लिए नया शहर नहीं था। उसने देहरादून से 19 किलोमीटर दूर शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेरे साथ ही अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी। वह जानता था कि यह दिल्ली के जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह से अलग होने के साथ सुकून भरी जिंदगी के लिए बेहतरीन जगह है। बाहरी शहरों से प्रायः यहां लड़के और लड़कियां, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और रूमानी मौसम के कारण यह जगह सबको मंत्रमुग्ध करती है। शहर की भाषा, लहजा, रफ्तार, आत्मविश्वास इत्यादि सभी में एक तीक्ष्ण तेजी के साथ साथ एक जादुई एहसास था जो हर किसी को अपनत्व का एहसास करवाती थी। छोटे या बड़े शहरों से आने वाले लोगों को यहां खुद के अनुकूल ढालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। इस शहर ने कभी किसी को बाहरी होने का एहसास नहीं कराया और ये बात बाहर से आए लोगों को भी अच्छी तरह पता थी। लोग खुद को जरूरत के हिसाब से ढाल लेते थे और किसी बदलाव को लेकर सशंकित नहीं थे। मैं अगले ही क्षण में विकास के सामने था और वह टिकट लेकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से अभिवादन किया। विकास ने मुझे देर से आने के लिए दोषी ठहराया। मैंने भी कुछ छोटे मोटे बहाने बनाए। अपना बचाव करते हुए बोला, भाई, मैं योजनाएं बनाने में विश्वास नहीं रखता। योजना बनाने का अर्थ है कि आपको प्रस्थान का एक दिन निर्धारित करना पड़ेगा, एक बजट निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे जैसे दिन पास आता है, दबाव के साथ साथ तनाव हावी हो जाता है। बकैती करने में तो तुमने पीएचडी कर रखी है, एक तो देर से आओ और उलटे प्रवचन भी सुनो। विकास के इतना कहते ही हम दोनों हंस पड़े। अच्छा, टिकट लाओ, देखे कौन सी बस में जगह मिली है, क्योंकि सामने मसूरी जाने के लिए 2 बस खड़ी है, मैंने रोब झाड़ते हुए कहा। यह बस का नंबर है और सीट नंबर 7 और 8 है। इतना कहने के बाद विकास दोनों बस के नंबर प्लेट को देखकर मिलान करने लगा। हम लोगों ने देखा कि जिस बस की टिकट हमें मिली थी वह हम लोगों के दाईं तरफ ही खड़ी थी। विकास ने टिकट वापस जेब में रखे और हम मसूरी जाने वाली बस में अपनी सीट पर बैठ गए। इस बात की भी खुशी हुई कि हमें जो सीट मिली थी उसमें एक सीट खिड़की वाली थी, जिससे हम देहरादून से मसूरी जाने तक इस नैसर्गिक सुंदरता का भरपूर नजारा ले सकते थे। हम दोनों आज बहुत रोमांचित थे। उसके पीछे की वजह यह थी कि हम लोग ट्रैकिंग पर पहली बार एक साथ जा रहे थे। वैसे तो विकास मेरे कॉलेज के वक्त से ही मित्र हैं और हम लोग काफी जगह एक साथ घूमे थे, परंतु यह पहला अवसर था जो कई महीनों से ट्रैकिंग का प्लान टालते टालते आज पूरा होने वाला था। हम दोनों की जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ वह मसूरी जाकर ही टूटा। वह अपनी व्यथा सुना रहा था कि उसके परिवार वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वह अपने कॉलेज के दिनों से ही हमारे कॉलेज की ही एक लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करने का विचार भी है। मैंने उसे सुझाव भी दिया कि अगर वह कहें तो मैं उसकी बात आगे बढ़ा सकता हूं, क्योंकि वह जिस लड़की के प्रेम में गिरफ्तार था वह मेरे ही साथ कंपनी में जॉब कर रही थी। विकास ने कहा कि वह अपने दिल की बात खुद ही बताना बेहतर समझता है और साफ शब्दों में मुझे उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। विकास के अंदर अजीब सी झिझक और बेचैनी थी कि यदि उसने मना कर दिया तो शायद उसकी बची खुची उम्मीद भी चली जाएगी। विकास ने यह भी बताया कि उसे देखकर उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है जो किसी भी तरह के काम को करने में उसे बल प्रदान करती है।
उसकी बातों को सुनने के बाद मैंने उसे समझाते हुए कहा, प्रेम के कारण नहीं होते, परिणाम होते हैं मित्र। पर प्रेम में परिणाम की चिंता तब तक नहीं होती जब तक देर ना हो जाए। पंछी घर के छत्तों, मेट्रो की सीढ़ियों, कॉलेज के खुले मैदानों में या फिर पार्क के पेड़ों के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी के नीड बनाने के सपने में खोए रहते हैं, और परिणाम अपनी परिणति की ओर मंद गति से चला जाता है। यह परिणति सुखद होगी या दुखद, या फिर दुखद परिणति का सुखद परिणाम, या फिर इसका उल्टा होगा, यह महज इस बात पर निर्भर करता होता है कि प्रेम का परिमाण कितना है भी या नहीं। मेरी बातों का असर उस पर ना होता देखकर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। बातों और किस्सों से पता ही नहीं लगा कि 1.5 घंटे की यात्रा इतनी सरलता से कैसे गुजर गई। हम ठीक 8:12 पर मसूरी में खड़े थे। मसूरी का इतिहास सन 1825 में एक साहसिक ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी और श्री शोर, जो देहरादून के निवासी और अधीक्षक द्वारा वर्तमान मसूरी स्थल की खोज से आरंभ होता है। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है, जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी उन स्थानों में से एक है जहां लोग बार बार घूमने जाते हैं। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वतमाला के शिवालिक श्रेणी में पड़ता है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 2005 मीटर है, जिसमें हरित पर्वत विभिन्न पादप प्राणियों समेत बसते हैं। उत्तर पूर्व में हिममंडित शिखर सिर उठाए दृष्टिगोचर होते हैं, तो दक्षिण में दून घाटी और शिवालिक श्रेणी दिखती है। इसी कारण यह शहर पर्यटकों के लिए परी महल जैसा प्रतीत होता है। मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है। देहरादून में पाई जाने वाली वनस्पति और इसके जीव जंतु इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यह लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। जब विकास और मैं मसूरी पहुंचे, चारों तरफ से बादलों ने अपने सफेद आंचल से मसूरी को ढक रखा था। ऐसा लग रहा था मानो कि मसूरी ने बादलों की सफेद चादर ओढ़ रखी हो। गर्मी के मौसम में भी मसूरी में सैलानियों की काफी भीड़ थी। इसकी वजह मसूरी का ठंडा वातावरण था, क्योंकि नीचे मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त काफी गर्मी थी। मसूरी पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग बस स्टैंड से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। लगभग 150 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम लाइब्रेरी चौक पहुंच गए। वहां से मॉल रोड की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहीं पास की दुकान से गर्मा गर्म इलायची और अदरक की चाय की खुशबू ने हमें उस दुकान के अंदर जाने पर विवश कर दिया। हमारे कदम उस मनमोहक सुगंध की ओर अकस्मात ही चल पड़े। वैसे भी हमें भूख तो लगी ही थी, इसलिए वहां बैठकर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ आलू के पराठों का लुत्फ लिया। चाय के साथ आलू के पराठे बहुत ही लजीज लग रहे थे। स्वादिष्ट पराठे होने के बावजूद भी हम लोगों ने एक एक पराठे ही खाए, क्योंकि हमें 12 किलोमीटर की पैदल ट्रेकिंग करनी थी। विकास ने गूगल मैप में देखा और बताया कि हमें मॉल रोड से होते हुए वुडस्टॉक स्कूल जाना है। फिर वहां से दक्षिण की तरफ जाने पर नीचे की तरफ एक ढाल मिलेगी जो सीधे धोबी घाट तक जाएगी। धोबी घाट से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ही परिटिब्बा है। हम दोनों अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले थे। इस सफर में हमारा मौसम भी बखूबी साथ दे रहा था। धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं था और ठंडी ठंडी हवाएं हमारे हौसले को और बढ़ा रही थीं। थोड़ी देर में ही हम लोग वुडस्टॉक स्कूल पहुंच गए। वहीं पास में एक हरे रंग की लकड़ी की तख्ती दिखी, जिसमें सुंदरता के साथ एक तीर के निशान नीचे की तरफ धोबी घाट जाने का चिन्ह कुरेदा हुआ था। हम लोग भी उसी निशान की तरफ बढ़ गए। चलते चलते 1.25 घंटे हो चले थे। रास्ता लगातार ढलान वाला था। मेरे मन में यह भी चल रहा था कि जितना हम नीचे जा रहे हैं, आते वक्त उतनी चढ़ाई भी करनी होगी। चलते चलते दिमाग भी एक यात्रा पर निकल पड़ता है। वह यात्रा जो थकान के एहसास को कहीं पार्श्व में डाल देती है, हमारे जहन के कई सारे ख्यालों के जवाब के तलाश में उलझाए रखता है। कई छोटी बड़ी ख्याल जहन में यात्राएं करने लगते हैं, ऐसी यात्राएं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, जिनका कोई ठीक ठाक रास्ता भी नहीं होता। ऐसे ही कई ख्याल इस वक्त दिमाग की दुनिया में अपनी अपनी यात्राओं में व्यस्त थे। उन्हीं में से एक यह भी कि इतनी लंबी थकान भरी लगातार ट्रेकिंग पहली बार की जा रही थी। इसे पहली बार किसने तय किया होगा और कौन होगा
जिसे इस रास्ते को मापने का ख्याल आया होगा। मील के वह पत्थर रखने वाला और उन्हें मापी जा सकने वाली दूरियों में ढालने वाला कोई तो रहा होगा जो इस आवारगी को जीता होगा। थोड़ी देर में ही हम लोग धोबी घाट पहुंच गए थे। वहां से दो रास्ते दिख रहे थे, एक नीचे की तरफ जा रहा था तो दूसरा ऊपर की तरफ। विकास ने मोबाइल निकालकर परी टिब्बा जाने का रास्ता देखना चाहा, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से मोबाइल से हमें कोई मदद नहीं मिली। वहां आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैंने नीचे जाने वाले रास्ते पर जाने की सलाह दी और विकास भी हामी भरते हुए चल पड़ा। रास्ता काफी छिछलेदार था, क्योंकि ढलान होने की वजह से पानी के बहने से रास्ता बन गया था और लगातार बहते रहने के कारण हरे रंग की काई सी जम गई थी। अब भी मुश्किल से 15 मिनट चले ही थे कि रास्ते के अंत में एक घर दिखा, जिसके गेट पर लिखा था, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनुष्का शर्मा। वह नाम देखकर हम लोग तो चौंक गए। हमें यह तो पता था कि मसूरी में सचिन तेंदुलकर अक्सर गर्मियों में परिवार के साथ आते रहते थे, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को जानकर भी खुशी हुई कि अब अनुष्का शर्मा का भी इस जगह से नाम जुड़ गया था। आगे वह अनुष्का शर्मा की निजी संपत्ति होने की वजह से रास्ता वहां से बंद था। हम लोग गलत रास्ते पर आ गए थे। दोनों मन मारकर और हिम्मत जुटाकर वापस धोबी घाट की तरफ बढ़ चले। थोड़ी देर में हम लोग वापस धोबी घाट पहुंच चुके थे। वहां मोड़ से थोड़ा ऊपर चलकर रास्ते के किनारे बैठने के लिए स्थान बनाया हुआ था। वहां हम लोग थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठे। सामने का नजारा अद्भुत और विस्मयकारी था। ऊंचे ऊंचे हरे चीड़ के पेड़ थे। आसमान बिल्कुल नीला दिख रहा था। बादल हवाओं के साथ हमारे पास से अटखेलियां करते हुए गुजर रहे थे। विकास ने मेरी, अपनी और इन हंसी वादियों की तस्वीरें लीं और फिर हम जंगल के रास्ते से परी टिब्बा की तरफ बढ़ चले। जिस पैदल रास्ते से हम परी टिब्बा की तरफ बढ़ रहे थे वह कच्ची थी और पैदल रास्ता होने की वजह से बहुत ही पथरीली थी। एक तरफ लगातार चीड़ के वृक्ष मिल रहे थे और कहीं कहीं बुरांस के पेड़ के लाल पुष्प मन को मोह ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गहरी खाई थी, जो मन में यह डर भी पैदा कर रही थी कि जहां भी हल्की सी चूक हुई तो वह चूक जिंदगी की आखिरी चूक भी हो सकती थी। कदमों को संभालते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अब धोबी घाट से चलते हुए हमें लगभग 2 घंटे होने वाले थे। हमारी हालत खराब हो रही थी, काफी ज्यादा थकान होने लगी थी। रास्ते में हमें कोई इंसान तो दूर की बात थी, हमें कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। चारों ओर एकदम वीराना पसरा हुआ था, मानो कोई इधर कभी आता ही नहीं होगा, या आता भी होगा तो किसी मजबूरी में ही। यहां चारों ओर घने जंगल होने की वजह से धूप जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसीलिए हमें थोड़ी बहुत ठंड का एहसास हुआ। आगे चलकर दोमुन्हा सड़क दिखी, जिसमें एक तरफ बोर्ड लगा था कि नीलकंठ धाम के लिए इस तरफ से जाएं। हम लोगों ने मोबाइल में देखा तो नेटवर्क अभी भी नहीं था। विकास ने बताया कि उसने मैप में पहले देख लिया था कि जिस तरफ नीलकंठ धाम मिलेगा उसी रास्ते में वहीं से 1 किलोमीटर के आसपास में ही परी टिब्बा है। घड़ी में 1 बजे का वक्त हो चला था। विकास अपने साथ कुछ पैकेट बिस्किट के और बोतल में ग्लूकोज घोल कर लाया था। उसने कहा कि हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, यहां कुछ देर सुस्ता लेते हैं, बिस्किट खाकर और पानी पीकर आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता तो था कि परी टिब्बा ही पहुंचकर दम ले, लेकिन उसकी बातों को मैं काट नहीं पाया और उसके साथ सुस्ताने लगा। विकास ने बातों ही बातों में कहा, यहां कोई भी इंसान दिन में भी जाने से डरता है। यहां चुड़ैलों की काफी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं। इसे द हिल ऑफ विचेस कहते हैं, जिसका मतलब होता है चुड़ैलों का पहाड़। कहते हैं कि यहां दिन के उजाले में भी लोगों को चुड़ैल दिख जाती है। यह चुड़ैलों की मन मुताबिक जगह है। उसकी यह बात सुनते ही मैंने कहा, भाई मुझे तूने क्या समझा है? मैं क्या किसी भूत से कम हूं? रात को मुझे नींद नहीं आती है, भूत की तरह जागता रहता हूं। नींद का इंतजार करते करते जब थक जाता हूं तब जाकर सुबह 4 बजे तक नींद आती है। मेरे ऐसा कहते ही वह सुनसान वीराना हम दोनों के ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी देर में जैसे ही हम उठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि बहुत तेज दुर्गंध का एहसास हुआ, मानो जैसे आसपास किसी जानवर की सड़ी हुई लाश हो। एक औरत दिखी जिसने पीठ पर हरी पत्तियों को लाद रखा था और सिर पर सूखी हुई लकड़ियां लादकर हम लोगों की तरफ आ रही थी।
उसके नजदीक आते ही वह दुर्गंध बहुत तेज हो गई थी। ये समझते हमें देर नहीं लगी कि वह गंध उसी औरत से ही आ रही थी। मेरा पूरा बचपन उत्तराखंड के टिहरी जिले में ही बीता था और मैंने अक्सर पहाड़ों में देखा था कि वहां के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। बारिश का मौसम हो, कड़ी धूप या ठिठुरन भरी ठंड हो, वहां की स्त्रियां नियमित रूप से जंगल में जाकर गाय, डांगरों के खाने के लिए हरी घास और मिट्टी के चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां काटकर जंगल से लाती हैं। बारिश के दौरान भी ये इन कामों को भीगते हुए भी अंजाम देती हैं, क्योंकि यह कार्य उनके दैनिक दिनचर्या में शामिल है। इसलिए हो न हो, ये गंध उसी की वजह से ही आ रही होगी। मैं मन ही मन अपने आप को यह सब सोच कर दिलासा दिला रहा था। तभी मेरी नजर उस औरत पर पड़ी जो कि शरीर से बिल्कुल ही नाजुक दिख जरूर रही थी, लेकिन उसका इतने भारी वजन को इस वीरान और खड़ी चढ़ाई वाली जगह में लेकर चलना उसके मजबूत इरादों और बुलंद हौसले को कहीं न कहीं बयान भी कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। होंठ बिल्कुल सुर्ख लाल थे। उसके बाल घुंघराले थे और उसकी लटाएं एक तरफ से उसके चेहरे पर हवा के झोंके के साथ मंडरा रही थीं। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भला इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वह बिल्कुल परी की तरह ही लग रही थी। उस लड़की को देखकर अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि उसको लगातार देखता रहूं। उसकी खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद सारी थकान छू मंतर हो गई थी। मेरे लगातार टकटकी लगाए देखने की वजह से उसने अपने आप को असहज महसूस किया और वह बोल पड़ी, ए बाबा, कख जाना छा तुम लोग। वह महिला स्थानीय भाषा में हम लोगों से पूछ रही थी कि हम लोग किधर जा रहे हैं। विकास को वहां की स्थानीय भाषा की कुछ हद तक समझ थी, इसलिए उसने उनसे बात की और उन्हें बताया कि हम लोग परी टिब्बा ट्रैकिंग के लिए आए हैं। उस औरत ने कहा कि वह भी परी टिब्बा की तरफ ही रहती है और उधर ही जा रही है। उसने हम दोनों को साथ चलने को कह दिया। एक से भले दो और दो से भले तीन, यह सोचकर हम दोनों भी उस औरत को अपनी गाइड मानकर कदम से कदम मिलाकर उसके पीछे चल दिए। आप गलत जा रहे हो, परी टिब्बा जाने का रास्ता तो इस तरफ से है। विकास ने उस औरत को दो मुहे रास्ते से नीलकंठ धाम वाले रास्ते से न जाकर दूसरी तरफ से जाता हुआ देखा तो पूछा, नहीं, वह रास्ता आगे जाकर खराब है, बारिश की वजह से टूट गया है। अब लोग परी टिब्बा इधर से ही जाते हैं। उसने हमें नई जानकारी देते हुए कहा। हम लोगों ने इस बात को सुनकर उसका धन्यवाद किया और उसके पीछे पीछे हो लिए। अभी हमें चलते हुए लगभग 10 मिनट ही हुए थे कि हमारे आसपास चमगादड़ों का झुंड मंडराने लगा। वे अजीब सी कर्कश आवाज करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ने लगे। मैंने विकास को उस नवयुवती से 2 लंबी लंबी लकड़ियां मांगने को कहा। विकास ने उस लड़की से बात की और उसने 2 लंबी लकड़ियां दी, जिसको पाने का बाद उसका इस्तेमाल करते हुए पत्थरीली चढ़ाई में सहारा बनाकर चलने में आसानी हुई और हमारे मन से कुछ भय भी कम हुआ। हवाएं भी तेज हो चली थीं। हल्की हल्की बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी अचानक हल्की हल्की बारिश ने और परेशानी बढ़ा दी। बारिश थोड़ी तेज हो चली थी। पेड़ की पत्तियों पर बारिश की मोटी बूंदें पड़ने से जंगल में अजीब सा शोर हो रहा था। बारिश होना अभी हमारे हक में बिल्कुल नहीं था। हमने एक बड़ी गलती यह की थी कि हमारे पास रेन प्रूफ कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। हम अपने पिट्ठू बैग में छाता लेकर आए थे, पर यहां जिस तरह से तेज हवा चल रही थी, छाता का टिक पाना और बारिश से बचाव कर पाना बेहद ही मुश्किल का काम था। बारिश के ये आसार कुछ देर में ही जाते रहे और कुछ देर में ही बारिश भी खत्म हो चली थी। हालांकि हवा के नम हो जाने से ठंड अब कुछ बढ़ गई थी। मैंने राहत की सांस ली जब देखा कि बारिश आने के बाद थोड़ी देर में बंद हो जाने की वजह से चमगादड़ अब दिख नहीं रहे थे। हमारे आसपास की वनस्पतियां अब हमें बताने लगी थीं कि हम ऊंचाई वाले इलाके में आ चुके हैं। आसपास के जंगलों में पेड़ों को देखकर ऐसा लगता था न जाने कौन इन्हें जलाकर और उजाड़ कर चला गया हो। विकास ने बताया कि कुछ तो भूस्खलन और कुछ बर्फबारी ने इनका यह हाल किया होगा। बर्फ की ठंड से भी पेड़ इस तरह जल सकते हैं, ये मैंने पहली बार देखा सुना था। थोड़ी देर चलते ही एक छोटा सा तालाब दिखा। वह रास्ते के बिल्कुल ही पास था। इतनी ऊंचाई पर तालाब कैसे हो सकता है? यह सोचकर मैं उस तालाब को देखने लगा।
उस तालाब को देखकर अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपनी तरफ बुला रहा हो। मेरे कहने से पहले ही वह लड़की उस तालाब की तरफ मुड़ पड़ी। मैंने दिल ही दिल में बजरंगबली को धन्यवाद दिया और मैं भी उस तालाब की तरफ बढ़ चला। उस लड़की ने अपने सिर का बोझ हटाने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर किया, मैंने लपक कर उसके सिर के बोझ को पकड़ लिया और उस बोझे को नीचे उतारने में उसकी मदद करने लगा। जैसे ही बोझ उतार कर नीचे रखा, उसने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और अपने सुर्ख लाल होंठों को अपने दांतों से काटते हुए मुस्कान छोड़ी। अचानक इस बर्ताव के कारण मैं अपना आपा खो बैठा था। मेरे दिल में न जाने कितने उमंगे हिलोरे मारने लगी थीं। मेरे दिल में विचार आया कि यही एक मौका है, क्यों न मैं इसकी मर्जी जाने बिना उसको अपने दिल की बात कह दूं और अपने साथ शहर ले जाकर इसके ख्वाबों को साकार करने के लिए इसको किसी तरह सहमत करवा लूं। ये सोचकर मैं उस छोटे से तालाब के पास पहुंचा। वह लड़की उस तालाब में झुककर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर तालाब के पानी से छींटे मार रही थी। वह तालाब बहुत ही चमकीला प्रतीत हो रहा था। ये बात मेरे समझ से परे थी। वहां बहुत घना जंगल था, जिसकी वजह से धूप की रोशनी नीचे तक पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में उस तालाब में धूप नहीं पड़ रही थी, तो फिर कैसे उसका जल इतना चमकीला हो सकता था। उस तालाब को देखकर उसके जल को छूने की ललक मन में उमड़ रही थी। दिखने में वह एकदम दिव्य तालाब सा लग रहा था, जिसके जल में न जाने कितने अनसुलझे रहस्य थे, जो शायद उसे छूने के बाद ही उजागर हो सकते थे। मैंने अपना ध्यान तालाब से हटाकर उस लड़की की तरफ केंद्रित किया। उसके हाथ को पकड़कर अपने दिल की सारी बात कह देने का फैसला कर लिया था, अंजाम चाहे जो भी हो। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाकर उसके नर्म हाथों को पकड़ा, उसका हाथ बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की तरह सुन्न पड़ा था। इससे पहले कि मेरी समझ में कुछ आए, मेरी नजर अचानक तालाब के जल पर पड़ी। तालाब में जहां मेरा प्रतिबिंब तो नजर आ रहा था, लेकिन उस लड़की का प्रतिबिंब नदारद था। मैंने जिस झटके से उसका हाथ पकड़ा था, उससे कहीं दुगने झटके से उस हाथ को अपने से मुक्त करवाया। एक पल में जैसे डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी। मेरे ऐसा करते ही अचानक वह अपनी जगह पर खड़ी हो गई। देखते देखते उसके पीठ से 2 सुनहरे रंग के पंख उभर आए। वह उन पंखों को फड़फड़ाते हुए मेरे सामने से उड़ती हुई मुझसे कुछ दूरी पर सिर से ऊपर लगभग 8 फुट की दूरी पर उड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अब कानों में चुभ रही थी। उसकी कर्कश हंसी से सारा जंगल कांप उठा। जंगल से तरह तरह की आवाजें आने लगीं। जो चमगादड़ थोड़ी देर पहले हमारे आसपास कदम से कदम मिलाकर ऊपर मंडरा रहे थे, जो बारिश के बाद विलुप्त हो गए थे, वे पता नहीं अचानक फिर कहां से वापस आकर फिर से हम लोगों के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे थे। ये घटना मेरे लिए बिल्कुल ही अजीब थी। मुझे और विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि हम लोग उसके चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए थे। हम दोनों की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। स्वागत है द हिल ऑफ विचेस में। ये कहते ही वह और जोर जोर से हंसने लगी। हवा में झूलती चुड़ैल की सुर्ख लाल आंखें हम दोनों को बारी बारी से घूरने लगी। विकास बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपनी जगह पर ही पांव जमाकर खड़ा था। ये कोई बुरे सपने की तरह था, जैसे सब कुछ हकीकत नहीं, सिर्फ एक डरावना सपना था। लेकिन अभी सत्य सामने नजर आ रहा था। मैं थर्राते हुए तेज आवाज में चिल्लाया, विकास भाग यहां से। मेरे इतनी जोर से कहते ही उसके विचारों की श्रृंखला टूटी और उसमें साहस आया और वह दौड़ने लगा। विकास को भागता देख वह चुड़ैल, जो थोड़ी देर पहले एक कमसिन जवान लड़की थी, वह विकास की तरफ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए जाने लगी। विकास दौड़ते दौड़ते तालाब के दूसरी तरफ आ पहुंचा था। भागते भागते वह बार बार पीछे चुड़ैल को भी देखता जा रहा था कि अचानक उसका पांव वहां पड़े किसी पत्थर से टकराया। विकास अपना संतुलन खो देने की वजह से खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया और तालाब के दूसरी तरफ ढलान से नीचे गिरने लगा। थोड़ी देर गिरते गिरते वह 2 पेड़ों के बीच उगे झाड़ियों में फंस चुका था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे पता था कि अगर हमने एक दूसरे को अकेला छोड़ दिया तो हम दोनों कमजोर पड़ जाएंगे और उस चुड़ैल को हमें अपना शिकार बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने निर्णय किया कि इस परिस्थिति को हम दोनों को समझना था और हर चुनौती को डटकर सामना करना था।
मैं भी उस तरफ भाग पड़ा जहां विकास गिरा था। वहां पहुंचते ही मैंने विकास को झाड़ियों से मुक्त कराया। मैंने जैसे ही विकास को मुक्त कराने के बाद उसको सहारा देकर उठाने की कोशिश की तो मैं हैरान हो गया। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे और उसकी आंखें बंद थीं। मैंने उसको हिला डुलाकर उसको सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार रही। मैं बिल्कुल ही परेशान सा हो गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। उसकी यह हालत देखकर मेरा सिर चकरा गया। मुझे लगा कि अब हमारा अंत निकट है। मैंने उसकी नब्ज टटोलने के बाद अपने हाथों को उसके नाक के पास ले गया। मुझे इस बात को जानकर बेहद खुशी हुई कि उसकी सांसें चल रही थीं। वह डर के कारण बेहोश हो गया था। शायद उसे कुछ अंदरूनी चोटें भी आई थीं। वह पंखों वाली चुड़ैल अब तालाब से थोड़ी दूरी पर ही थी और वहां से हमारी लाचारी को देखकर ठहाके लगाकर हंस रही थी। आज तक कोई भी यहां से बचकर नहीं गया है और न ही जाएगा। अब तुम लोग अपनी बर्बादी का मंजर देखने को तैयार हो जाओ। ये कहते ही वह और जोर जोर से हंसने लगी। इसे चुड़ैलों की पहाड़ी क्यों कहा जाता है, आज साफ नजर आ रहा था। जिसकी कल्पना अब तक कोरी लग रही थी, अब उसका वास्तविक दृश्य हमारी आंखों के समक्ष था। मेरा हौसला अब टूट रहा था। मैं विकास को ऐसी हालत में छोड़कर बुजदिलों की तरह नहीं जा सकता था। आखिरकार हम दोनों दोस्त थे। दोनों ने साथ में मिलकर यहां आने का फैसला लिया था, तो मैं अकेले उसे छोड़कर अपनी जान कैसे बचा सकता था। तभी मेरे दिमाग में एक युक्ति आई। मैं विकास को वहीं छोड़कर तालाब की तरफ भागा। मैंने अपने दोनों हथेलियों को फैलाकर तालाब के जल को उसमें संचय किया और जल लेकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह जल लेकर मैं मुड़ा, वह पानी उंगलियों के बीच के दरारों से नीचे गिरने लगा। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरे पिट्टू बैग के एक तरफ खाली पानी की बोतल है। मैंने फटाफट उसका ढक्कन खोला और उस तालाब में डुबोकर भरने लगा। जैसे ही बोतल एक चौथाई भरी, मैं उस जल को लेकर विकास की तरफ दौड़ पड़ा। उस बोतल से पानी के कुछ छींटे मैंने उसके चेहरे पर मारे और बोतल में बचा हुआ जल मैंने उसका मुंह खोलकर डालने लगा। जल उसके अंदर जाते ही उसको होश आया और वह एक झटके में ही अपनी जगह उठकर खड़ा हो गया। चुड़ैल इस बीच हमारे ऊपर तेजी से मंडराती रही। हम दोनों ने फैसला किया कि दोनों दूसरी तरफ भागेंगे, जिस तरफ नीलकंठ धाम था। दोनों साथ साथ भाग रहे थे। साथ ही चुड़ैल भी कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़ पर फुदकते हुए हमारा पीछा करने लगी। कहीं भी और कितनी भी तेज भाग लो, लेकिन तुम मेरी इस जगह से नहीं भाग पाओगे। तुम्हारा यहां से निकलना असंभव है। भाग लो जितना भागना है। उसके ऐसा कहते ही फिर से उसकी कर्कश हंसी जंगल में गूंजने लगी। वह अचानक से हमारे बिल्कुल पास उड़ती हुई आई और उसने विकास को दबोचकर ऊपर उठाना शुरू कर दिया। बिना एक पल गंवाए मैं विकास की कमर को पकड़कर झूल गया। चुड़ैल की पकड़ ढीली पड़ी और हम दोनों 3 फुट की ऊंचाई से धम्म से जमीन पर आ गिरे। हमें अपनी मौत निश्चित लगने लगी थी। यहां आने वाले कुछ सैलानियों के खो जाने के किस्से भी हमारे दिमाग में घूमने लगे थे। हम भागते भागते नीलकंठ धाम के मंदिर के गेट के सामने पहुंच गए थे। मंदिर देखते ही जान में जान आई। सामने भोले बाबा की सफेद संगमरमर की मूर्ति थी, जो एक त्रिशूल में लगे डमरू के साथ विराजमान थी। शिवजी के गले में काला नाग लिपटा हुआ था। यह देखकर हम दोनों चकित रह गए कि वह सांप बिल्कुल ही असली था। वह हमें देखकर फुफकारने लगा। शिवजी की मूर्ति देखते ही ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर धनात्मक ऊर्जा आ गई हो। हम दोनों फटाफट मंदिर के परिसर के अंदर आ गए। वह चुड़ैल मंदिर के गेट के बाहर ही खड़ी दहाड़े मार रही थी। जब काफी वक्त हो गया तो हम लोगों के समझ में आया कि वह मंदिर के दहलीज को लांघकर अंदर आने में सक्षम नहीं थी। ये देखकर हमारी चिंता की लकीरें कुछ कम हुई। वह मंदिर के गेट के बाहर ही पंखों को फैलाते हुए दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी। उसकी शक्ल बहुत ही भयावह दिख रही थी। उसके 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे, जिससे खून की कुछ बूंदें धरती पर टप टप कर टपक रही थीं। वह रह रहकर हम लोगों की तरफ अपनी खौफनाक आंखों से बिना पलक झपकाए एकटक ही देख रही थी। उसके इस तरह से देखने से हमारे जिस्म में रोंगटे खड़े हो रहे थे। हमें मजबूर देखकर वह चुड़ैल चीख पड़ी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मैं भी देखती हूं कब तक तुम यहां पड़े रहते हो। बाहर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा।
यह कहकर वह फिर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने अपने आराध्य देव को याद किया और शिवजी से यहां से निकलने के लिए गुहार लगाई और चित्त को शांत करके आंखों को बंद करके यहां से बाहर निकलने का उपाय तलाशने लगा। थोड़ी देर फरियाद करने के बाद मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, बस थोड़ी दूर पर ही शिवजी का एक और त्रिशूल दिखा, जिसका कुछ अंश कच्ची मिट्टी में ढंसा हुआ था। उस पर यहां के स्थानीय लोगों ने कुछ रुद्राक्ष की मालाएं अर्पित की थीं, जो कि उसी त्रिशूल के ऊपर डमरू के साथ रखे हुए थे। मैं फटाफट विकास के पास गया और उसे अपनी आगे की तरकीब समझाई। विकास ने जैसे ही मेरी योजना सुनी, उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई। वह मेरी तरकीब समझ गया और गेट की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगा, अरे चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दे, हम आज के बाद कभी भी इधर का रुख नहीं करेंगे। व्यर्थ की बातें मत कर, तेरा अंत निकट है। मूर्ख, अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहते ही वह अब अभिमान के साथ हंसने लगी। अच्छा ठीक है, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मेरे दोस्त देव को छोड़ दे। मैं ही इसको यहां लेकर आया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। विकास यह कहकर दहाड़े मारकर रोने लगा। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार। खच्चाक की आवाज के साथ अगले ही पल त्रिशूल उस चुड़ैल के सीने के आर पार था। मैंने विकास को उस चुड़ैल को बातों में उलझाए रखने को कहा था और वहीं पास के जमीन में आंशिक रूप से ढंसी दूसरे त्रिशूल के ऊपर पड़े रुद्राक्ष को हटाकर त्रिशूल को उखाड़ दिया था और उस चुड़ैल के सीने पर वार कर दिया था। इतनी आसानी से एक ही बार में ही ऐसा हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो नहीं थी, पर शायद मेरे आराध्य देव की कोई धनात्मक ऊर्जा मेरा साथ दे रही थी, जिसके बिना यह मुमकिन ही नहीं था। धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, यह तुमने सही नहीं किया। यह कहकर वह धरती पर गिरी तड़पती रही। मैंने त्रिशूल पर चढ़ाए हुए कुछ रुद्राक्ष की मालाओं में से 2 मालाएं निकाली और एक विकास को दे दी। दूसरी अपने गले में डालते हुए शिवजी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम लोग उस चुड़ैल को वहीं तड़पते हुए छोड़ धोबी घाट की तरफ भाग खड़े हुए। हम दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गिरते पड़ते हुए बेतहाशा हम दोनों भागे जा रहे थे, जैसे कोई खुला सांड हमारे पीछे पड़ा हो। हम तेज भागने के चक्कर से जैसे ही उस कच्ची सड़क पर गिरते तो अगले पल उससे भी जल्दी ही उठ जाते थे, लेकिन पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देख रहे थे। लगभग 1.25 घंटे में ही हम धोबी घाट पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही एक यूटिलिटी जन उपयोगी सेवा गाड़ी दिखी। उस गाड़ी में पीछे मसूरी के बड़े बड़े होटल्स के बेड शीट, तकियों के कवर, पर्दे वगैरह जरूरी सामान लादा जा रहा था। धोबी घाट में अक्सर बड़े बड़े होटलों से इस तरह के कपड़े रोज आते थे और सुबह धुलने का काम यहां होता था और दोपहर के बाद यहां से वापस जाते थे। धोबी घाट से मसूरी मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। यहां का खुला मैदान इस काम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी, इसलिए यहां कपड़ों को धोने के काम को कुछ स्थानीय लोगों ने पेशे के तौर पर भी चुना था। गाड़ी में सारा सामान लद चुका था और गाड़ी अब चलने को तैयार थी। हम फटाफट भागते हुए ड्राइवर के पास पहुंचे और अपनी सारी व्यथा सुना दी। ड्राइवर ने हम दोनों को आश्चर्यचकित होकर देखा और फटाफट गाड़ी में आगे बैठने को कहा। हमारे आगे बैठते ही उसने अपनी गाड़ी खोल दी और आगे बढ़ाते हुए बोला, बहुत सौभाग्यशाली हो तुम लोग। हां, यह सच है कि वहां से आज तक कोई भी व्यक्ति जिंदा बचकर नहीं आया है और जो आया भी होगा उसके बारे में कोई कुछ खास नहीं बता पाया। वह चुड़ैलों का पहाड़ नाम से कुख्यात जगह है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती है। नीलकंठ धाम से पहले जो 2 मुहाना पड़ता है, वहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो वक्त और मौसम के थपेड़ों को सह नहीं पाया और कहीं गायब हो गया। उस पर साफ लिखा था, यहां से आगे जाना सख्त मना है। यहां से आगे का इलाका चुड़ैलों का पहाड़ के नाम से कुख्यात है। जो व्यक्ति इस सीमा से आगे बढ़ता है वह अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा। हमें ड्राइवर अपनी बहुमूल्य जानकारी दे ही रहा था कि तभी विकास बोल पड़ा, यहां इस तरह की घटनाओं के पीछे जरूर कोई न कोई इतिहास या कोई कहानी रही होगी। यहां होने वाली अलौकिक घटनाओं के लिए भी ये जगह प्रसिद्ध है और कई सारे बड़े रहस्य भी छिपे हैं। कहा जाता है कि वहां अजीब सी असाधारण शक्ति है जो कि वहां जाने वाले हर इंसान को हैरानी में डाल देती है।
वह जगह बिजली गिरने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राकृतिक घटनाओं की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ स्थानीय निवासियों का मत है कि यह अदृश्य परियों का खेल है। यहां अक्सर आधे जले हुए काले और भूरे रंग के पेड़ दिखेंगे। इस बारे में यहां पर रहने वाले पुराने लोगों का कहना है कि एक प्रेमी जोड़ा वहां भागकर आ गया था और रात्रि के वक्त यहां एक खंडहर में आश्रय लिया था। रात को अचानक बहुत तेज तूफान आया और इस जगह बिजली गिर गई, जिसकी वजह से दोनों मारे गए। उनकी मौत के बहुत दिनों बाद उनकी अधजली लाश वहां से बरामद की गई। आज भी इस इलाके में ऐसी घटनाएं होने की वजह है कि वह आत्माएं आज भी उस जगह पर मौजूद हैं। यह कितना सच है और कितना झूठ, ये कोई कह नहीं सकता। ये जरूर है कि इस जगह के मशहूर होने के पीछे की वजह यह कहानियां और भौगोलिक स्थिति भी है, जिस वजह से यह जगह आकर्षण का केंद्र बन चुका है। उस जगह के अजीब वातावरण और उन अधजले पेड़ों के पीछे क्या कारण है, ये आज भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये भी सत्य है कि वे चुड़ैलें लोगों को हकीकत में दिखती है या कोई वहम हो जाता है, ये भी कोई नहीं जानता। ड्राइवर की इन बातों ने हमें और भी संशय में डाल दिया था, पर हम जानते थे ये हमारा वहम तो हरगिज नहीं था। विकास और मैंने एक दूसरे को घूर्रा और मन ही मन भगवान को लाख शुक्रिया कर रहे थे कि जान बची तो लाखों पाए। करीब 1.25 घंटे में उस यूटिलिटी वाली गाड़ी ने हमें वुडस्टॉक स्कूल तक छोड़ दिया। हम दोनों ने उस वाहन चालक का शुक्रिया अदा किया, फिर वहां से रिक्शा कर लिया, जो हमें 20 मिनट में ही मसूरी के दूसरी छोर लाइब्रेरी के पास छोड़ चुकी थी। उस घटना के बाद से अभी तक हम संभल नहीं पाए थे। दिल कहीं न कहीं उस हकीकत को काफी करीब से महसूस कर चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ यह सब होने के बावजूद भी दिमाग यह सब मानने को तैयार नहीं हो रहा था। अब भी वहम तो हमें नहीं लग रहा था, क्योंकि एक साथ 2 लोगों को एक ही वहम जायज नहीं लग रहा था। शहर की भीड़ में अपने आप को हम काफी हद तक सुरक्षित महसूस करने लगे थे। घड़ी में इस समय 6 बज रहे थे। इस घटना के बाद अब हम सिर्फ वापस अपने घर जाना चाहते थे। सत्य और वहम के बीच अब भी दिमाग घूम रहा था, जिससे हम अब भी उबर नहीं पाए थे। ये कोई किताबी कहानी लग रही थी, पर उसे इस तरह महसूस करना सपना तो हरगिज नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की चुड़ैलों की कहानी, जो अब समाप्त हो गई है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें, क्योंकि ऐसी ही कहानी हमारे चैनल पर आती रहेगी। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।